जी, ये भी ऑन हो गया। ये भी आपके साथ शेयर कर लूँगा तो आप यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट एज़ वेल। ओके सो अ, अगर हम डेफिनेशन की तरफ चले जाएँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तो अगर दिस इज़ अ ब्रॉड डेफिनिशन, ठीक है? मैंने आपको स्टार्ट में अगर आपको याद हो हर क्लास में मैं बताता होता था कि कोई भी प्रोजेक्ट हो तो वो 5 स्टेजेस में बनता है व्हिच इंक्लूड्स प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये 5 स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। जब उ उन इस 5 स्टेजेस को आप कंप्लीट करते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है? फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? वी हैव एयरवेज, वी हैव रोड्स, हाईवेज, वी हैव जो हमारे पास सीवेज हैं, ठीक है, वाटरवेज जिसको कहते हैं, वी हैव रेलवेज। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं हमारे पास। जब उन उन तमाम मोड, चाहे जो भी मोड हो, उनके उनके इस 5 फेजेस को जो हम जिस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके इन 5 फेजेस को में उसको बनाते हैं, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है? उसके बाद हम हमारा जो इस कोर्स में फोकस है दैट इज हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है? हाईवे इंजीनियरिंग इट इज द सेम थिंग, बट इसमें हम हमारा फोकस जो है वो रोड्स ही होते हैं, ठीक है? लिटिल अबाउट ब्रिजेस एंड टनल्स, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो रोड का पोर्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के खाते में आता है। ब्रिजेस मोस्टली स्ट्रक्चर इंजीनियर्स उसको डील करते हैं, और टनल्स को माइनिंग इंजीनियर्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स जो हैं वो मिला के ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो मेजर फोकस इसमें हमारा रोड्स ही होता है हाईवे इंजीनियरिंग में। तो हाईवे इंजीनियरिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ठीक है? फॉर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स। तो दिस ये जो लास्ट टू सेंटेंसेस हैं, बेसिकली ये दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है? जो भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो सेफ हो और इफेक्टिव हो फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। उसके बाद हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन थी, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास मुख्तलिफ रोड्स आती हैं जिसमें आर्टीरियल्स हैं, हाईवे मोटरवेज हैं, फ्रीवेज हैं, आर्टीरियल्स हैं, कलेक्टर्स हैं, ठीक है, लोकल रोड्स हैं। अब ये जितनी भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं? वो एक ही प्राइम फैक्टर है जो जो जिसकी बेस पे हम इन तमाम रोड्स को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है? जितनी मोबिलिटी ज्यादा होगी उतनी एक्सेसिबिलिटी कम रखेंगे, और जितनी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी उतनी मोबिलिटी आपके पास कम होगी। दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसमें हमारे पास फ्रीवेज आती हैं, एक्सप्रेसवेज आती हैं, हाईवेज हैं, आर्टीरियल्स हैं, कलेक्टर्स हैं और लोकल स्ट्रीट रोड्स हैं। ये डिटेल में हम पिछली क्लासों में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये थ्योरेटिकल है, आप खुद भी इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एन इशू इन दैट। अच्छा, ये जितनी भी रोड नेटवर्क है इसके आपस में एक हायरार्की होती है, ठीक है? और ये एक दूसरे के लिए एज अ फीडर राउट काम करता है। फीडर राउट का मतलब ये है कि जो सबसे पहले लोकल रोड पे ट्रैफिक आती है, तो लोकल रोड से ट्रैफिक क्या करता है? ये जो कलेक्टर रोड है ये ट्रैफिक कलेक्ट करता है। फिर ये कलेक्टर रोड जाके ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है इनटू द आर्टीरियल रोड, और आर्टीरियल रोड फिर जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इनटू द फ्रीवे। तो ये एक दूसरे के साथ आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और एक रोड दूसरे रोड के लिए एज अ फीडर राउट काम करता है, ठीक है? अच्छा, तो अगर अब आते हैं थोड़ा सा हाईवे अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट क्या होता है? वो पाथवे होता है जो, लेट सपोज हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रोड बनाते हैं, तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है? और हम इन दोनों के दरमियान रोड बना रहे, तो जो पाथवे होगा, लेट सपोज दिस इज अ पाथवे, ठीक है? तो जो पाथवे होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अलाइनमेंट, ठीक है?
अगर हम इसकी डिफिनीशन को पढ़ें तो वो ये है कि द पोजीशन और लेआउट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। यानी जो पोजीशन ऑफ हाईवे होगा सेंटर लाइन का, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ से गुजरेगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज द अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट स्ट्रेट पाथ पे मुश्तमिल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल कर्व पे भी और वर्टिकल कर्व पे भी मुश्तमिल हो सकती हैं, ठीक है। हमारे पास अगर आप इम्प्रॉपर अलाइनमेंट चूज करते हैं, लेट्स सपोज इंजीनियर जो है वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, या कोई जो लेमैन लोगों ने अलाइनमेंट चूज किया है, अपनी मर्जी के मुताबिक चूज किया है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसमें ये होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और साथ में जो है वो एक्सीडेंट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये इट वुड इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा हाईवे अलाइनमेंट में मैंने सिर्फ इसलिए इमेज इंक्लूड की है कि ये अलाइनमेंट है, दिस इज ये सेंटर लाइन है, इसका पाथवे जो हम होता है, तो उसमें स्ट्रेट सेक्शन भी हो सकते हैं और कर्व सेक्शन भी हो सकते हैं, विच इंक्लूड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स। अच्छा, अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट में क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले तो जब भी आप अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर डेटा रिक्वायर्ड होता है। वो उस डेटा में डेटा किस लिए रिक्वायर्ड होता है, ताकि आप प्रॉपर अलाइनमेंट को चूज कर सकें और उसकी एक इकोनॉमिकल सेटिंग हो। इकोनॉमिकल सेटिंग मींस यानी वो इनकी जो लैंड यूज कॉस्ट है, या इसकी हम क्या कह सकते हैं, अर्थ वर्क कॉस्ट है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उन सब को जितना हो सके इकोनॉमिकल और मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या क्या फैक्टर्स हो सकती हैं जो कि इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, उसमें अर्थ वर्क है, जियोलॉजिकल कंडीशन है और लैंड यूज है, ठीक है। अगर आप किसी एक्सपेंसिव एरिया से गुजार रहे हैं तो डेफिनेटली द कॉस्ट वुड इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक डिजाइन और का भी ख्याल रखा जाता है कि कहाँ कहाँ से ये रोड गुजरेगा, कहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, कहाँ कहाँ पे ये वर्टिकल कर्व जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो डिजाइन ऑफ पार्किंग एंड टर्मिनल फैसिलिटीज हैं, पाकिस्तान में तो इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर लेट सपोज आप एक रोड बना रहे हैं तो वहां पे टर्मिनल फैसिलिटीज, यानी अगर आप मोटरवे देखें तो मोटरवे में देखें प्रॉपर रोड साइड पे पार्किंग फैसिलिटी मौजूद है। अगर आपकी कोई गाड़ी खराब हो जाती है या इफ देयर इज एनी इशू, देयर शुड बी सफिशिएंट लोकेशन फॉर पार्किंग एज वेल। सिमिलरली आप रोड कोई भी वो कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, हम एक साथ एक इंटीग्रेशन सिस्टम के अंदर बनाते हैं ताकि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को सपोर्ट कर सके। मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रोड नेटवर्क है वो हम एक लेट सपोज एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हेल्प आउट करना चाहिए, या एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेट सपोज आप रोड के थ्रू जाते हैं टू द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन में क्या प्रॉपर डिजाइन पार्किंग फैसिलिटी मौजूद है और टर्मिनल फैसिलिटी, ताकि आप वहां पे गाड़ी खड़ी करके आप नेक्स्ट मोड पे जा सके। या भी जो बीआरटी वाला एग्जांपल है, तो बीआरटी लेट सपोज आप चमकनी में अपनी गाड़ी खड़ी करके हैदराबाद आना बीआरटी के थ्रू आए, फिर वापस बीआरटी के थ्रू चले जाएं, और फिर तो क्या चमकनी के जगह चमकनी में क्या देयर इज सफिशिएंट पार्किंग फैसिलिटी ओवर देयर और नॉट, ठीक है। तो ये जब भी आप कोई नया सिस्टम बनाते हैं तो उस सिस्टम के अंदर ये भी देखना होता है कि क्या पार्किंग और टर्मिनल फैसिलिटीज प्रॉपर है या नहीं है। अगर आप दे रहे हैं तो इससे फायदा ये होगा कि आपका ओवरऑल सिस्टम बूस्ट होगा, दोनों सिस्टम जो है, एक सिस्टम फ्लॉप नहीं होगा, दोनों सिस्टम जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हाईवे अलाइनमेंट के हवाले से कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है, जिसमें एक बात तो ये है कि कर्वेचर एंड ग्रेड मस्ट ब्लेंड विद ईच अदर। कर्वेचर एंड ग्रेड का क्या मतलब है, कर्वेचर हॉरिजॉन्टल होता है और ग्रेड जो है वो वर्टिकल स्लोप को कहा जाता है। तो ये तमाम आपस में ब्लेंड होनी चाहिए। अगर ब्लेंड ना होगा तो डेफिनेटली राइट क्वालिटी जो है वो एज पर द स्टैंडर्ड नहीं होगी, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के भी वो खिलाफ होगा, क्योंकि definitely there will be issues of accidents as well. मिनिमम डिस्ट्रप्शन होनी चाहिए टू द हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। जब भी आप अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं
तो आपने ऐसा नहीं करना कि अपनी मर्जी की जगह से गुजारना है। कोशिश ये करनी है कि हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स की डिस्ट्रप्शन मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हम करते हैं, जिसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है कि एक प्रोजेक्ट है उसकी इन्वायरमेंटल जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होंगी। कोशिश यही जहन में होता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो। ठीक है, जितने कम से कम होंगे उतना ही आपका जो अलाइनमेंट है वो मोस्ट फिजिबल होगा। अच्छा, कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर्स का मतलब ये है कि इन जगहों से आपका अलाइनमेंट का गुजरना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ओब्लिगेटरी पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन है, इकोनॉमिक्स है और अदर कंसिडरेशन है। तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग द अलाइनमेंट कौन कौन सी है? ओब्लिगेटरी पॉइंट्स ऑलरेडी आई होप कि आपको पता होगा कि ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे पास होना जरूरी है और जिनको अवॉइड करना भी जरूरी है। लाइक रिलीजियस पॉइंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट्स हैं, और जिनसे पास कराना जरूरी है, उसमें ब्रिज साइट्स हैं या कोई टाउन वगैरह है, उनसे पास कराना जरूरी है ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल करता है आपके अलाइनमेंट को। ठीक है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे किया जाता है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे में ये पता चल जाता है कि ट्रेंड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो क्या है। ठीक है, ट्रेंड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो मतलब कौन से लोग कहां से निकल रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं मैक्सिमम। तो आपका अलाइनमेंट जो है वो उसी उसी जगह उसी पैटर्न में होना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग उस ट्रैफिक को उस हाईवे को या उस अलाइनमेंट से बेनिफिट हो सके। तो इसके बाद ज्योमेट्रिक डिजाइन भी कंट्रोल करता है अलाइनमेंट को। तो उसमें क्या है, ग्रेडियंट है, रेडियस ऑफ द कर्व है, साइड डिस्टेंसेस हैं। ये तीन चीजें ज्योमेट्रिक डिजाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेट सपोज आप एक रोड बना रहे हैं और आपको एक गिवन स्पीड पे एक रिक्वायर्ड रेडियस चाहिए और वो रिक्वायर्ड रेडियस आपको नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली आप किसी दूसरे जगह को तलाश करेंगे जहां पे शायद आपको रिक्वायर्ड रेडियस मिल जाए। सिमिलरली आप साइड डिस्टेंस की एक रिक्वायरमेंट होती है, ये भी डिजाइन स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका डिजाइन स्पीड ऐसा है कि ज्यादा है और आपको ज्यादा साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड है और वो साइड डिस्टेंस के लिए जो विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है वो आपको एक पर्टिकुलर स्पॉट पे नहीं मिल रही, तो आप क्या करते हैं, डेफिनेटली फिर आप चेंज करते हैं एलिमेंट को। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ज्योमेट्रिक डिजाइन के हवाले से क्या होती हैं, कंट्रोल करती हैं एलिमेंट को। ठीक है, तो उसमें ये मैंने आपको, शायद आप खुद भी इसको पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें ये है कि यू हैव टू अवॉइड शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड अवॉइड रोड इंटरसेक्शन नियर बेंड्स। ठीक है, जितना हो सके इन शार्प कर्व्स को अवॉइड करेंगे तो इससे क्या होगा, इट वुड बी मोर सेफ। इकोनॉमी जो है वो भी कंट्रोल करती है। दो पॉइंट सेलेक्ट, सपोज दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक एलिमेंट की टोटल कॉस्ट ज्यादा है और दूसरी एलिमेंट की टोटल कॉस्ट कम है, तो डेफिनेटली आप उस एलिमेंट को प्रेफर करेंगे जिसकी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, तो एक इकोनॉमी भी एक फैक्टर है जो कि आपके एलिमेंट को कंट्रोल करती है। कुछ और कंसिडरेशंस भी हैं जिसमें ड्रेनेज कंसिडरेशंस हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, सरफेस वाटर या फ्लड लेवल्स हैं या इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस हैं। ठीक है, तो ये कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से भी एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, कुछ हिली एरियाज में एलिमेंट के हवाले से बातें, तो हिली एरिया में यूजुअली ये होता है कि लैंडस्लाइडिंग के इश्यूज होते हैं, या तो उसमें ये होता है कि लेट सपोज कोई मार्शी प्लेसेस है या वाटर लॉग प्लेसेस हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको अवॉइड करें, फ्लड प्रोन एरियाज को अवॉइड करना है, और अनस्टेबल हिली फीचर्स, अनस्टेबल मतलब जहां पे लैंडस्लाइडिंग के खतरे बहुत ज्यादा हो तो वहां पे रोड को अवॉइड करना है। ठीक है, उन जगहों को अवॉइड करना है। इसके अलावा डीप कटिंग्स को अवॉइड करना है क्योंकि ये कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। ठीक है, अर्थ वर्क को बैलेंस करना है जिससे ये होगा कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो कि नॉर्मल प्लेन रोड पे भी आपने आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जो अर्थ वर्क की कॉस्ट है वो डेफिनेटली हिली एरियाज में फिर बढ़ जाती है क्योंकि कटिंग और फिलिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने जो है इस तरह की एलिमेंट चूज करनी है ताकि आपका कट और फिल जो है वो बैलेंस हो जाए। इसके अलावा स्टेबिलिटी के बारे में तो ऑलरेडी मैंने कह दिया कि कुछ ऐसे एरियाज होती हैं जहां पे लैंडस्लाइडिंग के बहुत इश्यूज होती हैं। ठीक है, तो आपने ऐसी रोड को उस जगह से गुजारना है
जो कि स्टेबिलिटी उनकी उस एरिया की या उस सॉइल की अच्छी हो, ताकि मिनिमम लैंडस्लाइडिंग हो। जब जब स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली वहां पे रोड बैठ जाते हैं, अक्सर आप लोगों ने तस्वीरों में देखा भी होगा, रोड नीचे बैठ जाते हैं और सारा का सारा रोड बिल्कुल एक खाई की तरह नीचे गिर जाता है। ठीक है, वही वो स्टेबिलिटी के इश्यूज की वजह से होता है। ठीक है, अवॉइड द क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सके क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर को अवॉइड करना चाहिए। क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि आप कहीं से एलाइनमेंट गुजार रहे हैं। ठीक है, ये एलाइनमेंट गुजार रहा हूं मैं और यहाँ पे कोई रिवर आ रहा है। ठीक है, तो इस रिवर से अगर मैं इसको गुजारूंगा तो यहाँ पे मैं ब्रिज बनाऊंगा। ठीक है, तो जितने आपके पास क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, लेट सपोज आप फिर एक क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर आ रहे हैं, फिर आप इससे गुजार रहे हैं। ठीक है, तो द मोर द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, द मोर वुड बी द ब्रिजेस रिक्वायर्ड एंड द मोर वुड बी द कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे। ठीक है, जिसको आपने हिली एरियाज में कंसिडर करना है। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर अ हाईवे अलाइनमेंट। ठीक है, ये एक 4 स्टेप जो है वो एक 4 स्टेप ऑब्जेक्टिव है कि आपने जब भी अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है तो ये 4 स्टेप्स या 4 पॉइंट्स का आपने इसको जहन में रख के सेलेक्ट करना है। तो उसमें सबसे पहला ये है कि इट शुड बी शॉर्ट। ठीक है, अगर आप कोई अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बेस्ट अलाइनमेंट कौन सा होगा, वही अलाइनमेंट होगा जो कि शॉर्ट होगा। ठीक है, इजी इजी इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जितनी आपके पास कंस्ट्रक्शन इजी होगी, लेट सपोज जितनी आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जितने कम होंगे, लाइक ब्रिजेस हैं, लाइक टनल्स वगैरह हैं, तो जितनी कंस्ट्रक्शन उसमें कम होगी तो उतनी ही आपके पास जो है वो कॉस्ट इसकी कम आएगी। सेफ होना चाहिए, सेफ इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक ऑपरेशन या नेचुरल हिल स्लोप जो है, तमाम हर किस्म की सेफ्टी का आपने इसमें वो हर ज्योमेट्रिक डिजाइन में रोड यूजर सेफ्टी भी हो, रोड यूजर के लिए भी सेफ हो, प्लस जो है वो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ हो। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं पे स्टेबिलिटी के इश्यूज है तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रैफिक ऑपरेशन तो डेफिनेटली जो ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सेफ है तो रोड यूजर्स के लिए भी सेफ होगा। प्रॉपर शार्प कर्व्स नहीं होनी चाहिए, साइड डिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो ये रोड यूजर्स के हवाले से फिर वो सेफ होगा। उसके अलावा इकोनॉमिकल होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टोटल कॉस्ट विच इंक्लूड्स द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, द व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, हर लिहाज से ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, तो आप लेट सपोज 3-4 एलिमेंट आपके पास है और इन 3-4 एलिमेंट में आप कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें अगर वो एलिमेंट सबसे बेस्ट होगा जो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतरेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड लेक्चर था। अब हम सेकंड लेक्चर की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस फर्स्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी आउट। आई थिंक अगर आप इसको खुद भी पढ़ लेंगे तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेट मी ओपन अनदर लेक्चर विच इज लेक्चर नंबर 2। ओके, तो आपको विंडो एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हिल एरियाज में हम स्टेबिलिटी लिहाज से कटिंग को ज्यादा प्रेफर करेंगे या फिलिंग को? यार, स्टेबिलिटी का इशू तो सॉइल के साथ होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी का इशू तो सॉइल के साथ होता है। अगर सॉइल अनस्टेबल है, ठीक है, तो फिर वहां से तो रोड गुजारनी ही नहीं है, उसको तो अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर क्या होगा, सेटलमेंट होगी और बार बार सेटलमेंट होगी तो रोड आपका जो है वो डैमेज होगा। ठीक है, और ट्रैफिक ऑपरेशन बार बार इंटरप्शन होगी। मैं उस सेटलमेंट स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं जो एरिया आपके रोड के नीचे आ रहा हूं। ठीक है, कटिंग और फिलिंग तो आप जब तब करते हैं जब आपके पास जो अलाइनमेंट आप सेलेक्ट करते हैं तो
ये सिलेक्शन के दौरान आपने अवॉइड करना है ये अनस्टेबल एरियाज को, ठीक है। जो स्टेबल एरियाज होती हैं उसमें फिर आप जाके चेक करते हैं कि कहां कहां पे मैं कटिंग और फिलिंग को बैलेंस आउट कर सकता हूं। क्लियर है ठीक है कलीम? हाँ, यस सर, थैंक यू सर। अनस्टेबल एरियाज को तो अवॉइड करना है, वहां से तो रोड गुजारनी ही नहीं है, तो कट और फिल का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। लगा सर, लगा। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इशू आ गया था। ओके, सो नाउ इट इज लेक्चर नंबर 2। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ हाईवे लोकेशन, ठीक है। इसको मैं सरसरी सा डिस्कस करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ये आप लोग खुद इसको पढ़ें, और अगर किसी का भी कोई भी इन 2 लेक्चर्स में सवाल होगा तो यू हैव टू आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज टुमारो। ओके, तो डिफरेंट फेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो फेज है, दिस इज द ऑफिस स्टडी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिकॉनेसेंस सर्वे, उसके बाद प्रीलिमिनरी लोकेशन सर्वे, और लास्ट में हमारे पास है फाइनल लोकेशन सर्वे। तो जब भी आप रोड अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं तो अलाइनमेंट को सेलेक्ट करने में ये अलाइनमेंट को जो सेलेक्ट किया जाता है वो इन 5 फेजेस में सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले ऑफिस स्टडी। ऑफिस स्टडी जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें एग्जिस्टिंग मैप्स हैं, एरियल फोटोग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, या जो भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, या ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी का, हाइड्रोलॉजी, माइनिंग डिपार्टमेंट वगैरह है, तमाम जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको आप फिर क्या करते हैं, ऑफिस में एनालाइज करते हैं। और उससे आपको इस ऑफिस स्टडी से ये फायदा हो जाता है कि जिन जिन एरिया से ये रोड गुजरेगा उन तमाम एरियाज के बैकग्राउंड का आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट फेज है विच इज द ऑफिस स्टडी। उसके बाद क्या किया जाता है, जो नेक्स्ट इसमें इसमें आपके पास स्पेसिफिक एटलीस्ट ये आइडिया हो जाता है आपको कि जो भी स्पेसिफिक साइट्स हैं जो जिसको हम इंक्लूड करेंगे और जिसको हम एक्सक्लूड करेंगे फॉर फर्दर कंसिडरेशन। एंड एट द एंड ऑफ दिस फेज आपको एक जनरल एरिया मिल जाता है जहां जहां से आपका रोड गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे में क्या किया जाता है? रिकॉनेसेंस सर्वे में द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज ऑफ द स्टडी इज टू आइडेंटिफाई सेवरल फीजिबल राउट्स, ठीक है। हमारे पास लेट सपोज सबसे पहले हमने ऑफिस स्टडी किया। ऑफिस स्टडी में ये देखें एक जनरल एरिया मेरे पास इस तरह का मिल जाता है। उस जनरल एरिया में हमने क्या करना है? उस जनरल एरिया में हम अब नेक्स्ट फेज जो रिकॉनेसेंस सर्वे है उसमें सेवरल फिजिबल राउट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि लेट सपोज दिस इज राउट नंबर 1 एंड दिस इज अलाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। लेट सपोज दिस इज अलाइनमेंट नंबर ए जो पहली लाइन है, और दिस इज अलाइनमेंट नंबर बी, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट नंबर ए और अलाइनमेंट नंबर बी जो है वो आप जो डिफाइन करते हैं या जो सेट करते हैं वो रिकॉनेसेंस सर्वे में सेट करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये जरूरी नहीं कि ये 2 हो, 2 से ज्यादा भी आपके पास हो सकती है। उसके अलावा इसी रिकॉनेसेंस सर्वे में आप इन 2 एलिमेंट्स की कंट्रोल पॉइंट्स भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। कंट्रोल पॉइंट का क्या मतलब है? लेट सपोज ये एक कंट्रोल पॉइंट हुआ, ये कंट्रोल पॉइंट हुआ, और ये कंट्रोल पॉइंट हुआ, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ये एक कंट्रोल पॉइंट हुआ, ये कंट्रोल पॉइंट हो सकता है, ये स्टार्ट और एंड तो ऑलरेडी है, ये कंट्रोल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो जो परमानेंट पोजीशंस हो, ऐसी जगह जो कि परमानेंट पोजीशंस हो जिनकी, और जहां से जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो जहां से ये अलाइनमेंट गुजरेगा, ठीक है। तो दोनों इस कंट्रोल पॉइंट्स का फायदा ये होगा कि आप अगर लेट सपोज मैप ए पे आपने ड्रॉ किया है और आप किसी दूसरे मैप पे वो अलाइनमेंट किसी को शो कराना चाहते हैं,
तो अगर आप इफ यू नो द कंट्रोल पॉइंट्स, इफ यू नो द टर्मिनल पॉइंट्स, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, एंड इफ यू नो द कंट्रोल पॉइंट्स, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द एलाइनमेंट थ्रू एनी मैप। किसी भी मैप के थ्रू आप वो एलाइनमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रिकॉनेसेंस सर्वे में क्या किया जाता है, सबसे पहले ऑफिस स्टडी में जनरल एरिया, और रिकॉनेसेंस सर्वे में क्या करते हैं, सेवरल फिजिबल राउट्स आइडेंटिफाई करते हैं, और उन फिजिबल राउट्स उन फिजिबल राउट्स के लिए जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फेज है दैट इज द प्रीलिमिनरी लोकेशन सर्वे। प्रीलिमिनरी लोकेशन सर्वे में एक डिटेल्ड एनालिसिस की जाती है ऑफ ऑल द कंट्रोल ऑफ ऑल द फिजिबल राउट्स। आपके पास लेट्स सपोज 2 फिजिबल राउट हैं, 3 फिजिबल राउट्स हैं, 4 फिजिबल राउट्स हैं, तो तमाम फिजिबल राउट्स की क्या किया जाता है, उनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और फर्दर कंट्रोल पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इकोनॉमिक इवेल्युएशन कर दी जाती है कि हर एक एलिमेंट के डिफरेंट कॉस्ट क्या होंगे, हर एक एलिमेंट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, रोड यूजर कॉस्ट क्या होगा। फिर इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन हर एक एलिमेंट की कर दी जाती है कि कौन सा एलिमेंट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हर एक के क्या होंगे। ठीक है, जो ये तमाम जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन जब आप करते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट फेज होता है विच वी कॉल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी। ठीक है, EIS जिसको कहा जाता है। तो ये रिपोर्ट जो है आजकल तो हर एक PC1 के लिए लाजिम व मलजूम करार दी गई है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें हर एक प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी कितने लोग जो हैं, यानी इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन कम्युनिटीज, सोशल, फिजिकल, नेचुरल एंड मैन-मेड वेरिएबल्स, ये तमाम उससे कितना इफेक्ट होंगे। तो ये सारा का सारा एनवायरमेंटल इवेल्युएशन में कर दी जाती है, और ये डिटेल फिर EIS रिपोर्ट में मेंशन की जाती है। अब तमाम एलिमेंट्स की जितनी भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज एलिमेंट नंबर 1 है, एलिमेंट नंबर 2 है, उनकी ये इवेल्युएशन कर दी जाती है। इस इवेल्युएशन के बाद आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाता है कि एलिमेंट नंबर A मोस्ट फिजिबल है या एलिमेंट नंबर B मोस्ट फिजिबल है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको याद होगा, ये सर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सर ने आपको पढ़ाया भी था, ये हम एक तरीकेकार अपनाते हैं जो कि मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस एक होता है, जिसमें हर एक डिफरेंट क्राइटेरियाज हम सेलेक्ट करते हैं, और डिफरेंट क्राइटेरियाज को डिफरेंट वेट्स दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, वो जो वेट्स असाइन करते हैं, फिर उसका फाइनल स्कोर निकाला जाता है, और वो फाइनल स्कोर में जो सबसे बेस्ट एलिमेंट होता है, जो जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो उस तरीकेकार के थ्रू ये एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है। लास्ट में है जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, वही आपके पास फाइनल एलिमेंट होती है। अब उस फाइनल एलिमेंट जब आप सेलेक्ट करते हैं, तो अब जाके इस फाइनल एलिमेंट की डिटेल सर्वे की जाती है, और फील्ड में जाके इसकी सेटिंग कर दी जाती है। ठीक है, इसकी फर्दर जो है कि फर्दर डिटेल एनालिसिस करते हैं कि लेट सपोज जहां कहां से हॉरिजॉन्टल कर्व गुजरेगा, कहां पे वर्टिकल कर्व्स होंगे, पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चर्स कहां पे होंगे, यानी ब्रिजेस वगैरह, टनल्स वगैरह, और ड्रेनेज चैनल्स कहां पे लोकेट होंगे। तो ये सारा फिर जाके फाइनल लोकेशन में इसकी डिटेल रिपोर्ट फाइनल लोकेशन में दे दी जाती है। अच्छा, जब भी आप एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने कोशिश ये करनी है कि अर्थवर्क का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अर्थवर्क क्या करता है, इट इंक्लूड्स मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉस्ट है ऑफ द एलिमेंट, वो अर्थवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अर्थवर्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जितना हो सके आपने क्या करना है, वन मेथड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अर्थवर्क इज टू सेट द ग्रेड लाइन एज क्लोजली एज पॉसिबल टू द नेचुरल ग्राउंड लेवल। कोशिश ये करनी है कि जितना आप ग्राउंड लेवल के करीब करीब होंगे, तो उतना ही आपके पास अर्थवर्क की कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, उसका और दूसरा ये है कि द ओवरऑल कॉस्ट मे बी ऑब्टेन्ड इफ द ग्रेड लाइन इज सेट सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द एक्सक्यूवेटेड वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। यानी क्या करना है, जितना आपका कट और फिल बैलेंस होगा, उतनी ही आपकी अर्थवर्क की कॉस्ट जो है वो मिनिमम आएगी। ये जो मेरे पास जो आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं,
जो जिन्होंने सीपी किया है मेरे साथ, तो उनको ऑलरेडी पता होगा जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कट और फिल निकालते हैं, ठीक है। तो जब आप एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और आपके पास रिड्यूस लेवल्स होते हैं, तो उन रिड्यूस लेवल्स को से आपको आइडिया हो जाता है कि कितना टोटल कट एरिया होगा और कितना टोटल फिल एरिया होगा, ठीक है। तो उस कट और फिल एरिया को जितना आप बैलेंस आउट करेंगे, उतनी ही आपकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। इसके अलावा अर्बन लोकेशंस हैं, जहां 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 पे आप अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उसमें ये है कि कनेक्शन टू द लोकल स्ट्रीट, एक तो ये है कि जब आप अलाइनमेंट सेलेक्ट करें तो वो उसकी कनेक्टिविटी हो विद द लोकल स्ट्रीट, अदरवाइज फिर उस अलाइनमेंट का कोई फायदा नहीं है। राइट ऑफ वे एक्विजिशन का एक प्रॉब्लम होता है अर्बन एरियाज में, लेकिन कोशिश, क्योंकि वहां पे कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो जहां पे कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो, तो फिर क्या किया जाता है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स की तरफ अर्बन एरियाज को प्रेफर किया जाता है। आप लोगों ने खुद बीआरटी का एग्जांपल में भी देखा होगा कि मोस्टली एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स की तरफ गए, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हम के जो राइट ऑफ वे हैं वो उनके पास एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे को यूटिलाइज किया गया था, लेकिन एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे की विड्थ ऐसी नहीं थी कि उसको ऑन ग्राउंड एकोमोडेट कर सके, तो इसलिए एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स की तरफ चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस कि ये एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे है और ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये एक बात यहाँ पे, ये पिक्चर्स मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि, क्योंकि जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं उसकी क्या कहते हैं, जो ब्यूटी है, इट डेफिनेटली इफेक्ट द एस्थेटिक्स ऑफ द एरिया, ठीक है। प्लस नॉइज भी बढ़ा देता है, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट इफ यू डोंट हैव द राइट ऑफ वे, सो इट इज द ओनली वे टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर फैसिलिटी इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। और ये मैंने इमेज इसलिए ऐड किए हैं ताकि ये देखें, आप एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे देख सकते हैं, और जब एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स डाल दिए जाते हैं तो हाउ इट इफेक्ट्स द ब्यूटी। और नॉइज तो इसलिए इफेक्ट करती है क्योंकि आपको खुद आइडिया है कि ये जो लाउड स्पीकर है, ये ऊपर, जितना ऊपर होगा उतना नॉइज इसका ज्यादा एरिया में फैलेगा। इसीलिए यही बात है कि ये देखें, ये गाड़ी जब नीचे जा रही है तो ये नॉइज इसी एरिया के अंदर अंदर ये खत्म हो जाती है, लेकिन जब गाड़ी ऊपर हॉर्न बजाती है तो ये नॉइज जो है दूर दूर तक जा रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप, तो इस वजह से जितना एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होता है उतनी उसकी नॉइज लेवल बढ़ जाती है, और स्टैटिक्स भी इफेक्ट होती हैं, ठीक है। उसके स्टैटिक्स भी इफेक्ट होती हैं। अब कुछ सर्वे के मेथड्स हैं, ये ऑलरेडी आप लोग सर्वे में इतना पढ़ चुके हैं कि इसकी भी इतनी जरूरत नहीं है। सर्वे आप 3 तरीकों से हम करते हैं, ग्राउंड सर्वे है, रिमोट सेंसिंग है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ठीक है। ग्राउंड सर्वेज में हम क्या करते हैं, यूजुअली टोटल स्टेशन, थेडोलाइट और लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड सर्वेज में क्या करते हैं, टोटल स्टेशन, थेडोलाइट और लेवल, जो टेप्स वगैरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग जो है यूजुअली एरियल फोटोग्राफ्स या जीपीएस के थ्रू किया जाता है, ठीक है। उसमें यह होता है कि जहां जहां पे आपके पास लेट सपोज थिक फॉरेस्ट हैं या डीप कैनियंस हैं या टॉल बिल्डिंग्स हैं, तो एक्चुअली ये जो फोटोग्रामेटिक सर्वे है, ये एक क्विक वे है, कि जिसके थ्रू आप जो है वो सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक जनरल एरिया का एक अंदाजा भी हो जाता है थ्रू एरियल फोटोग्रामेट्री। लेकिन जहां आपके पास थिक फॉरेस्ट होते हैं या डीप कैनियन होते हैं, तो इस एरियल फोटोग्रामेट्री का ये एक डिसएडवांटेज है कि इस थिक एरियाज में आप फिर उस एरिया को एरियल फोटोग्राफ्स के थ्रू कवर नहीं कर सकते, क्योंकि थिक फॉरेस्ट है तो नीचे ग्राउंड आपको नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन यूज कहाँ पे है कि आइडेंटिकल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल लोकेशंस फॉर हाईवे कॉरिडोर स्टडी। एक इसका फायदा ये है कि एक क्विक वे है, जल्दी से आपको सुटेबल लोकेशंस का पता चल जाता है, बेस मैप आप जल्दी से बना लेते हैं, और क्योंकि फिजिकल और मैन मेड फीचर्स आपको 2 to 5 फीट इंटरवल्स में
जो फिजिकल और मैन मेड फीचर्स हैं वो आपको नजर आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे ब्रिज मौजूद है, यहाँ पे बिल्डिंग्स मौजूद है, यहाँ पे आपके पास फील्ड्स हैं, यहाँ पे ओपन एरिया है, यहाँ पे कवर्ड एरिया है। तो ये सारा आपको एरियल फोटोग्राफ्स के थ्रू नजर आ जाता है। तो दिस वाज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अगर इसमें भी किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क आउट। आई होप कि ये 2 लेक्चर्स ऐसे हैं कि जिसमें इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। यही तरीका होगा, मैं जल्दी जल्दी जो टेक्निकल चीजें होंगी उसको हम उसको ज्यादा टाइम देंगे, जो टेक्निकल चीजें नहीं होगी उसको इतना टाइम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी थ्योरेटिकल है और वो ऑलरेडी इतना आप ऑलरेडी ये कोर्स पढ़ चुके हैं तमाम स्टूडेंट्स। ठीक है, एक मशवरा मैं आपको ये दूंगा कि अगर आप जो है वो ये लेक्चर